दोस्तों, आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और हमारे दुश्मनों की नींद हराम हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का वो कौन सा हिस्सा है जो अगर कट जाए तो हमारे 25 करोड़ नागरिक हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देश से अलग थलग पड़ सकता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की सिलीगुड़ी कॉरिडोर की। वो 22 किलोमीटर की पतला सा रास्ता जो दशकों से भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे दुखती रग माना जाता रहा। चीन और पाकिस्तान की नजरें हमेशा इसी पर टिकी रहती थीं कि कब मौका मिले और भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। लेकिन दोस्तों, वो सब पुराने दिन थे। अब जो हुआ है उसने इतिहास बदल दिया है। रातों रात ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश से लेकर चीन तक खलबली मच गई है? क्या यह सच है कि भारतीय सेना ने बिना एक गोली चलाए 1000 किलोमीटर लंबे एक ऐसे अदृश्य किले का निर्माण कर दिया है जिसे भेदना अब नामुमकिन है? दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां अमेरिका की CIA से लेकर चीन की MI6 तक सोती क्यों रह गईं? आखिर भारत ने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदल दिया? यह कोई मामूली ऑपरेशन नहीं था। यह थी एक ऐसी बिसात जिसने दुश्मनों के सारे मोहरों को एक ही चाल में मात दे दी है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। इस पूरे वाक्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस जमीन के टुकड़े को समझना होगा जिसे चिकन नेक कहा जाता है। जरा अपनी आंखों के सामने भारत का नक्शा लाइए। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में वो हरे रंग का पतला सा गलियारा देखिए। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब देखिए, इसके एक तरफ यानी उत्तर में नेपाल है, दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में बांग्लादेश है और ठीक सिर पर जरा सा ऊपर भूटान के पास बैठा है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन। सोचिए, 3 देशों के बीच फंसी यह जमीन की पतली सी पट्टी जिसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर तो सिर्फ 22 किलोमीटर है। जी हां, सिर्फ 22 किलोमीटर। एक बड़े शहर में आप एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं तो इससे ज्यादा का रास्ता तय कर लेते हैं। यह 22 किलोमीटर है का रास्ता ही हमारे पश्चिम बंगाल को हमारे 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से हमारी 7 सिस्टर्स से जोड़ता है। असम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। यह वो इलाका है जहां हमारे 25 करोड़ से ज्यादा भाई बहन रहते हैं। यह वो इलाका है जो प्राकृतिक खजानों से भरा पड़ा है। असम की चाय से लेकर अरुणाचल के पहाड़ों तक यह भारत का वो अभिन्न अंग है जिसके बिना भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और दशकों से दोस्तों, हर रक्षा विशेषज्ञ, हर आर्मी जनरल के माथे पर इसी 22 किलोमीटर की शिकन रही है। यह डर आज का नहीं है। यह डर 1962 के युद्ध से चला आ रहा है, जब चीन की सेना ने धोखे से हमला किया था। वह अरुणाचल के रास्ते लगभग तेजपुर तक पहुंच गई थी। उस वक्त यह गलियारा कटने की कगार पर आ गया था। उस दिन दिल्ली में बैठे हुक्मरानों को यह एहसास हो गया था कि हमने कितनी बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है। सोचिए, यह वैसा ही है जैसे आपके पास एक बहुत बड़ा महल हो, लेकिन उस महल तक पहुंचने का सिर्फ एक ही पतला सा दरवाजा हो। दुश्मन को बस क्या करना है, उसे उस दरवाजे को जाम करना है और महल के अंदर बैठे आप बाहर की दुनिया से कट जाएंगे। ना राशन आएगा, ना पानी, ना मदद। बस यही था हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। यह हमारी दुखती रग थी जिसे दबाकर चीन हमें कभी भी घुटनों पर ला सकता था। हमारी सेना की हर किताब, हर वॉर गेम का पहला अध्याय यही होता था। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा कैसे करें? दुश्मन की तोपें इतनी नजदीक थीं कि उनके गोले इस पार से उस पार जा सकते थे। अगर चीन ने महज 100 किलोमीटर का फासला भी तय कर लिया होता तो वह इस गलियारे को पूरी तरह काट सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए जरा क्या होता। हमारे 25 करोड़ भाई बहन मुख्य भारत से कट जाते। उन तक राशन, दवाई, पेट्रोल, यहां तक कि सेना की मदद पहुंचाना भी नामुमकिन हो जाता। देश पलक झपकते ही 2 हिस्सों में बंट जाता। यह एक ऐसा डरावना सपना था जिसे चीन हर हाल में पूरा करना चाहता था। यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था दोस्तों, यह हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ने का हमारा इकलौता जमीनी दरवाजा था। इसे एक कमजोरी की वजह से हम अपने ही नॉर्थ ईस्ट में खुलकर विकास नहीं कर पा रहे थे। हर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले यह सोचना पड़ता था कि अगर कल को लड़ाई छिड़ गई तो इस सब का क्या होगा।
यह एक मनोवैज्ञानिक दबाव था जिसने 70 सालों से भारत को जकड़ रखा था। और दोस्तों, इस डरावने सपने को हकीकत में बदलने के लिए चीन ने सिर्फ अपनी सेना पर भरोसा नहीं किया। चीन की फितरत है, वह सीधा नहीं लड़ता, वो पड़ोसियों को भड़काता है, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाता है और फिर उनकी जमीन का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए करता है। चीन ने इस खेल के लिए उस देश को अपना मोहरा बनाया जिसे भारत ने अपने खून से आजाद कराया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। वही बांग्लादेश जिसकी आजादी के लिए 1971 में हमारे हजारों जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। वही बांग्लादेश जिसे भारत ने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह माना। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश के अंदर अरबों खरबों डॉलर का निवेश किया। क्यों? क्या चीन को बांग्लादेश की जनता से कोई प्यार था? नहीं, चीन का मकसद था भारत को घेरना। यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली नीति का हिस्सा था, जिसमें वह भारत के चारों तरफ बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का एक जाल बिछा रहा था। चीन ने बांग्लादेश को पनडुब्बियां दी। सोचिए जरा, बांग्लादेश को मिंग क्लास की पुरानी पनडुब्बियों की क्या जरूरत थी? उसका दुश्मन कौन है? वो पनडुब्बियां सिर्फ इसलिए दी गई ताकि चीन का एक जासूस बंगाल की खाड़ी में बैठा रहे और भारत के हर जहाज पर नजर रख सके। चीन ने उन्हें लड़ाकू जहाज बेचे, उन्हें सस्ते कर्ज पर हथियार दिए, उनके बंदरगाहों जैसे चटगांव और पायरा को विकसित करने के नाम पर वहां अपने ठिकाने बना लिए। बांग्लादेश की सरकार भी सस्ते कर्ज और मुफ्त के हथियारों के लालच में यह सोचे बिना कि यह कर्ज का जाल है, चीन की गोद में जाकर बैठ गई। उन्हें लगा कि चीन की दोस्ती के सहारे वो भारत को आंख दिखा सकते हैं। वह भूल गए कि भारत ना होता तो उनका वजूद ही ना होता। बांग्लादेश के रास्ते चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना, जिसे आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, भारत के ठीक बगल से गुजरने लगी। यह भारत के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। चीन की कंपनियां बांग्लादेश में वह सड़कें और पुल बना रही थीं जो सीधे सीधे भारत के चिकन नेक के पास तक जाती थीं। यह खतरा सबसे ज्यादा तब महसूस हुआ दोस्तों, जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन की सेनाएं 73 दिनों तक आमने सामने खड़ी थीं। वो जो पठार था, वो ट्राई जंक्शन, वो भूटान का इलाका, चीन वहां सड़क क्यों बना रहा था? वो इसीलिए बना रहा था ताकि वो उस ऊंचाई से सीधा हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, हमारे चिकन नेक पर तोपों से हमला कर सके। वह एक झटके में उस 22 किलोमीटर पर के गलियारे को काटने की पूरी तैयारी कर चुका था। उस दिन दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को, हमारी सरकार को, हमारी सेना को यह बात शीशे की तरह साफ हो गई कि अगर आज हमने इस कमजोरी का पक्का इलाज नहीं किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। उस दिन कसम खाई गई कि इस 22 किलोमीटर की निर्भरता को अब जड़ से खत्म करना होगा। इसे अब कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाना होगा। लेकिन सवाल यह था कि कैसे? क्या भारत बांग्लादेश पर हमला कर देता? नहीं, भारत ऐसा देश नहीं है। क्या भारत चीन से सीधी लड़ाई मोड़ लेता? शायद अभी सही वक्त नहीं था। तब भारत ने जो योजना बनाई दोस्तों, उसे शायद इतिहास में किसी नाम से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि यह ऑपरेशन साइलेंस था। यह योजना तोप, टैंक और मिसाइल की नहीं थी। यह योजना थी दिमाग की, कूटनीति की, इंजीनियरिंग की, अर्थशास्त्र की और सबसे बढ़कर सब्र की। भारत ने समझ लिया था कि इस 22 किलोमीटर के रास्ते पर निर्भर रहना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए पहला कदम था बायपास बनाना। जी हां दोस्तों, जैसे दिल की नसें ब्लॉक होने पर डॉक्टर एक बायपास रास्ता बना देता है, वैसे ही भारत ने अपने नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बायपास बनाने का फैसला किया। भारत ने फैसला किया कि हम बांग्लादेश के रहमो करम पर जिएंगे ही नहीं। अगर बांग्लादेश को चीन का खिलौना ही बनना है तो शौक से बने हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे। और तब भारत ने अपना रुख किया म्यांमार की तरफ और वहां शुरू हुआ क्लादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, यह चीन और बांग्लादेश के मुंह पर पहला कूटनीतिक तमाचा था। यह प्रोजेक्ट क्या है? भारत ने फैसला किया कि हम कोलकाता और हदिया के बंदरगाह से समंदर के रास्ते म्यांमार के सितवे बंदरगाह तक जाएंगे। भारत ने उस सितवे बंदरगाह को खुद विकसित किया, वहां अरबों रुपए लगाए, फिर उस बंदरगाह से कलादान नदी के रास्ते म्यांमार के अंदर तक और फिर वहां से जमीन के रास्ते सीधा भारत के मिजोरम राज्य में। यह 1000 किलोमीटर से भी लंबा एक पूरा नया वैकल्पिक रास्ता था। इसका मतलब साफ था, अगर कल को दुश्मन चिकन नेक को बंद करने की कोशिश भी कर दे तो भी हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट समंदर के रास्ते म्यांमार से होते हुए भारत से जुड़ा रहेगा। राशन, तेल, दवाई और यहां तक कि सेना, सब कुछ इस नए रास्ते से पहुंच सकता था। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बांग्लादेश, जो अब तक यह सोचकर इतरा रहा था कि भारत की मजबूरी है, भारत को नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए उसकी जमीन चाहिए ही होगी, वो ब्लैकमेल करने की जो सोच रहा था, भारत ने उसका वो पत्ता ही छीन लिया। भारत ने कहा,
ठीक है, तुम्हें अपनी जमीन नहीं देनी, तुम्हें चीन के साथ जाना है। तुम जाओ, हम तुम्हें बायपास कर देंगे। अब बांग्लादेश की उस जमीन की वह रणनीतिक कीमत ही नहीं रही जिसके दम पर वह इतरा रहा था। यह था पहला चरण जिसने दुश्मन की आधी ताकत वहीं खत्म कर दी। हां, यह बात सच है कि इस प्रोजेक्ट में थोड़ी देर हुई, म्यांमार के उस इलाके में उग्रवाद की वजह से, कभी मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से। लेकिन दोस्तों, हाल ही की खबरों के मुताबिक भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से रफ्तार दे दी है। सितवे बंदरगाह अब पूरी तरह काम कर रहा है और जमीनी रास्ते पर भी काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। यह भारत के सब्र और संकल्प का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, यह तो प्लान बी था। भारत सिर्फ बाएं पास बनाकर संतुष्ट नहीं होने वाला था। भारत ने फैसला किया कि वह प्लान ए उस 22 किलोमीटर के गलियारे को ही इतना चौड़ा, इतना मजबूत, इतना अभेद्य बना देगा कि दुश्मन उसे देखने से भी कांपे। और यहीं से शुरू हुआ वो साइलेंट ऑपरेशन, वो अदृश्य किला बनाने का काम जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। आप और हम जिसे सड़कें बनना या विकास समझ रहे थे दोस्तों, वो असल में भारत का सबसे बड़ा और सबसे खामोश सैन्य अभियान था। भारत ने नॉर्थ ईस्ट में खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उस इलाके में सड़कों, पुलों और सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया जैसा इस देश ने पहले कभी नहीं देखा था। यह सड़कें आम सड़कें नहीं थीं दोस्तों, यह ऑल वेदर सड़कें थीं, यानी इन पर किसी भी मौसम में चाहे बर्फ गिरे या मूसलाधार बारिश हो, ट्रैफिक नहीं रुकेगा। यह सड़कें इतनी चौड़ी और मजबूत बनाई गईं कि इन पर हमारे सबसे भारी टैंक जैसे T-90 भीष्म तोपें, जैसे बोफोर्स और धनुष और मिसाइल लॉन्चर चंद घंटों में चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। जो रास्ता तय करने में हमारी सेना को पहले 2-2 दिन लग जाते थे, जहां जवानों को पीठ पर सामान लादकर कच्ची पगडंडियों पर चढ़ना पड़ता था, अब वह रास्ता सिर्फ 2 से 3 घंटे का रह गया है। सरकार ने अरुणाचल में सेला टनल जैसी सुरंगें बनाई। सोचिए, 13,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों को चीर कर बनाई गई यह सुरंग दुनिया की सबसे ऊंची सुरंगों में से एक है। पहले तवांग जाने का रास्ता बर्फबारी में 6 महीने बंद हो जाता था, हमारी सेना कट जाती थी। लेकिन अब इस सुरंग के रास्ते 12 महीने 24 घंटे हमारे जवान और हमारा साजो सामान तवांग तक पहुंच सकता है, जो चीन की आंख में आंख डालने के लिए सबसे जरूरी जगह है। यही नहीं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो इस इलाके की जीवन रेखा भी है और बाढ़ के समय मुसीबत भी, उस पर बोगील और भूपेन हजारिका जैसे पुल बनाए गए। खासतौर पर बोगील पुल दोस्तों, यह सिर्फ एक पुल नहीं है, यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। इसके नीचे 2 रेलवे लाइन हैं और ऊपर 3 लेन की सड़क, और यह पुल इतना मजबूत बनाया गया है कि जरूरत पड़ने पर इस पर हमारे लड़ाकू जहाज जैसे सुखोई 30 AMKI भी लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। सोचिए जरा, यह सिर्फ पुल नहीं थे, ये आसमान में बने रनवे थे जो लड़ाई के वक्त हमारे एयरबेस का काम कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सब तो वो था जो दुनिया को दिख रहा था, जिसका उद्घाटन हो रहा था। लेकिन जो नहीं दिख रहा था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और निर्णायक था। यह वही ग्रे जोन ऑपरेशन था, वो साइलेंट शील्ड जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अब इसे समझिए, भारत और बांग्लादेश की सीमा खास तौर पर उस चिकन नेक वाले इलाके में बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत पोरस है। यहां नदियां हैं, घने जंगल हैं, दलदली जमीन है। इस वजह से कई किलोमीटर तक जमीन ऐसी है जिस पर दशकों से कोई नो मैनस लैंड जैसा माहौल था। ना उधर की सेना आसानी से आ पाती थी, ना इधर की। यह वो ग्रे जोन था जिसका फायदा तस्कर, घुसपैठिए और दुश्मन देश के जासूस उठाते थे। चीन की नजर इसी ग्रे जोन पर थी। उसे लगता था कि लड़ाई के वक्त वह इसी खाली जमीन का इस्तेमाल करके अपने स्पेशल फोर्सेस को भारत में घुसा देगा और तबाही मचा देगा। भारत ने इसी ग्रे जोन का फायदा उठाने का फैसला किया, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए। यह कोई लाखों सैनिकों का हमला नहीं था जैसा कि कुछ सनसनीखेज खबरों में बताया जाता है। यह था इंच दर इंच आगे बढ़ना। भारतीय सीमा सुरक्षा बल, BSF और सेना की इंजीनियरिंग कोर ने रातों के अंधेरे में विकास कार्यों और बाढ़ लगाने के नाम पर धीरे धीरे अपनी चौकियों को, अपने ऑब्जर्वेशन पोस्ट्स को उन इलाकों में स्थापित करना शुरू कर दिया जो सामरिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण थे। यह सब इतनी शांति से और इतने सधे हुए तरीके से हुआ कि जब तक बांग्लादेशी गार्ड्स या उनके चीनी आकाओं को यह समझ आता कि हो क्या रहा है, तब तक भारत की एक नई मजबूत डिफेंस लाइन तैयार हो चुकी थी। दोस्तों, मैं फिर साफ कर दूं, यह जमीन पर कब्जा करना नहीं था। यह अपनी ही जमीन पर जो दशकों से खाली पड़ी थी, उस पर अपने नियंत्रण को पुख्ता करना था। मान लीजिए, पहले हमारी चौकी नदी के इस पार थी और दुश्मन उस पार के टीले से हम पर नजर रखता था।
अब हमारी चौकी उस टीले पर है जहां से हम दुश्मन की हर हरकत पर 10 किलोमीटर दूर तक नजर रख रहे हैं। और यह सब करते हुए भारत ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या समझौते का उल्लंघन नहीं किया। यह सब सीमा प्रबंधन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अवैध घुसपैठ रोकने के नाम पर किया गया। और दोस्तों, जब बांग्लादेश ने इस पर हल्की फुल्की आपत्ति जतानी चाही तो भारत ने घुसपैठ, तस्करी और आतंकवाद के वो आंकड़े उसके मुंह पर मार दिए कि ढाका की बोलती बंद हो गई। भारत ने साफ कहा, हम अपनी सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं ताकि आपके यहां से आने वाले अवैध लोग, रोहिंग्या और आतंकी हमारे देश में ना घुस सकें। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? अब इस पर कोई क्या बोलता? यह एक ऐसी चेक थी जिसका बांग्लादेश या चीन के पास कोई मैट नहीं था। चीन यह सब देखकर हैरान था। उसे लगा था कि भारत का ध्यान तो लद्दाख और अक्साई चिन्ह पर है। भारत ने जानबूझकर पश्चिमी सीमा पर यानी लद्दाख में तनाव को इतना हाई प्रोफाइल बनाए रखा ताकि दुनिया की नजरें, मीडिया की नजरें सब वहीं उलझी रहे और इस शोरगुल के बीच असली खेल चुपचाप पूर्वी सीमा पर पूरा हो गया। यह आधुनिक युग की वह चाणक्य नीति थी जिसने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया था। दुश्मन को वहां उलझाए रखो जहां वह उलझना चाहता है और असली वार वहां करो जहां उसने सोचा भी ना हो। और दोस्तों, जब जमीन और समंदर का रास्ता सुरक्षित हो गया तो भारत ने तीसरा मोर्चा खोला, आसमान का। यह उस अदृश्य किले का तीसरा और सबसे घातक हिस्सा था। भारत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खास तौर पर चीन सीमा के पास, हर एक 100 से 150 किलोमीटर पर एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड यानी एक छोटी हवाई पट्टी को अपग्रेड कर दिया। पासीघाट, मेचुका, जीरो, टूथिंग, वॉलोंग, यह वो नाम हैं जो पहले अंग्रेजों के जमाने के छोटे छोटे एयरफील्ड हुआ करते थे। भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर काम करके इन सभी हवाई पट्टियों को पक्का कर दिया, लंबा कर दिया और वहां रात में उतरने की सुविधाएं लगा दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमारे लड़ाकू जहाज जैसे राफेल और सुखोई और हमारे सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन जैसे C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस, जो पहले दिल्ली, अंबाला या बरेली से उड़ते थे और जिन्हें सीमा तक पहुंचने में वक्त लगता था, वो अब चीन की सीमा के ठीक बगल से महज 5 से 10 मिनट की दूरी से उड़ सकते हैं। अगर चीन ने जरा भी हरकत करने की सोची तो भारत का जवाब मिनटों में पहुंचेगा, घंटों या दिनों में नहीं। यह जो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया दोस्तों, यानी म्यांमार का समुद्री रास्ता पहला, जमीन पर नई चौड़ी सड़कें, पुल, सुरंगें, दूसरा ग्रे जोन में नई चौकियां, तीसरा और आसमान में हवाई पट्टियों का जाल चौथा, इसी ने मिलकर उस 1000 किलोमीटर लंबे अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। यह 1000 किलोमीटर जमीन पर कब्जा नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। यह 1000 किलोमीटर लंबा वो वैकल्पिक और सुरक्षित नेटवर्क है जिसने 22 किलोमीटर की उस कमजोरी को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का बांग्लादेश पर क्या असर हुआ। असर बहुत गहरा हुआ है दोस्तों। बांग्लादेश, जो चीन से सस्ता कर्ज लेकर और मुफ्त की पनडुब्बियां पाकर इतरा रहा था, उसे अब समझ आ गया है कि भारत ने उसे अप्रासंगिक बना दिया है, इररिलेवेंट कर दिया है। यह कूटनीति का सबसे बड़ा सबक होता है, किसी को हराना नहीं, उसे अप्रासंगिक बना देना। भारत को अब नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए बांग्लादेश के रहम की जरूरत नहीं है और यही बात बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और उसकी राजनीति को सीधी चोट पहुंचा रही है। आपको याद होगा, हाल ही में बांग्लादेश में कैसी राजनीतिक अस्थिरता आई थी। वहां की पुरानी सरकार, जो चीन की तरफ ज्यादा ही झुक रही थी, उसे जाना पड़ा और जो नई अंतरिम सरकार आई, वह आते ही भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बात क्यों करने लगी? क्योंकि उन्हें दिख रहा है वहां की मुद्रा टिका लगातार गिर रही है, महंगाई आसमान छू रही है। क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशक जो चीन के दम पर वहां पैसा लगा रहे थे, वह अब देख रहे हैं कि इस इलाके का असली बॉस, असली स्थिर ताकत भारत है। अगर भारत नाराज है तो यहां धंधा करना आसान नहीं होगा। जो बांग्लादेश पहले भारतीय सामानों पर रोक लगाता था, कस्टम में जानबूझकर देरी करता था, वही बांग्लादेश अब भारत से व्यापार बढ़ाने की गुहार लगा रहा है। भारत ने बिना एक शब्द कहे, बिना कोई धमकी दिए, सिर्फ अपने एक्शन से बांग्लादेश को उसकी असल जगह दिखा दी है। भारत ने यह संदेश साफ दे दिया है, दोस्ती करोगे तो साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे दुश्मनों के हाथ का खिलौना बनोगे तो हम तुम्हें बाएं पास कर देंगे और तुम अलग थलग पड़ जाओगे। और चीन पर क्या असर हुआ? चीन का वो सपना, वो चिकन नेक को काटकर भारत को 2 टुकड़ों में बांटने का सपना, वो सपना अब हमेशा के लिए टूट चुका है। अब भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंड लॉक्ड नहीं रहा, वो म्यांमार के रास्ते से लिंक्ड हो गया है। अब 22 किलोमीटर का वो गलियारा भारत की कमजोरी नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए एक किल जोन, एक मौत का फंदा बन गया है।
अब अगर दुश्मन की सेना ने उस 22 किलोमीटर की दूरी पर के गलियारे में घुसने की जुर्रत की तो वो एक ऐसी चक्की में फंसेगा जहां तीन तरफ से यानी जमीन से, आसमान से और सुरंगों से निकलकर भारतीय सेना उस पर ऐसा प्रहार करेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो एक कीमा बनकर रह जाएगा। दोस्तों, यह जो कुछ भी हुआ यह सिर्फ एक सैन्य या रणनीतिक जीत नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक जीत है। यह उस नए भारत की जीत है जो अब रिएक्ट नहीं करता बल्कि एक्ट करता है, जो अब समस्याओं के जवाब नहीं ढूंढता बल्कि ऐसा सवाल खड़ा कर देता है कि दुश्मन जवाब ढूंढता रह जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां जो भारत के हर सैटेलाइट लॉन्च पर नजर रखती हैं, उन्हें इस जमीनी खेल की, इस इंजीनियरिंग वॉरफेयर की भनक तक नहीं लगी। जब तक अमेरिकी थिंक टैंक इस पर केस स्टडी लिखना शुरू करते तब तक भारत अपना काम पूरा कर चुका था। यह साइलेंट विक्ट्री, यह अदृश्य विजय ही नए भारत की पहचान है। यह उस भारत की पहचान है जो बोलता कम है और करता ज्यादा है, जिसने अपनी सबसे बड़ी भौगोलिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत में बदल दिया है। यह जो चिकन नेक पहले हमारी गर्दन पर लटकी तलवार थी, अब वहीं चिकन नेक दुश्मनों के गले की फांस बन गया है। अब कोई भी देश, चाहे वह चीन हो या उसका कोई मोहरा, भारत के उत्तर पूर्व की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। आज हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा है। हमारे जवानों, हमारे इंजीनियरों और हमारे गुमनाम रणनीतिकारों ने वह कर दिखाया है जो दशकों तक असंभव लगता था। यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा सुरक्षित करना नहीं है, यह 25 करोड़ भारतीयों के भविष्य को सुरक्षित करना है। यह भारत की एकता और अखंडता पर लगी वो अमिट मोहर है जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता। दोस्तों, चिकन नेक की इस ऐतिहासिक सुरक्षा कवच के बाद अब भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे एशिया की शक्ति संतुलन को हिला दिया है। जब चीन और पाकिस्तान अपनी रणनीति के अगले चरण की तैयारी में जुटे थे, तब भारत ने अपने नए सैन्य सिविल ऑपरेशन अजेय भारत का शुभारंभ किया। एक ऐसा ऑपरेशन जो न केवल सीमा को बल्कि सीमाओं के पार भारत की उपस्थिति को पुनर्परिभाषित कर रहा है। यह कोई युद्ध नहीं था, यह भारत की सामरिक दूरदृष्टि का शिखर था। इस योजना का पहला चरण था डिजिटल शील्ड, जिसके तहत भारत ने सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन टेक्नोलॉजी का एक संयुक्त नेटवर्क तैयार किया जो चीन की हर हलचल को लाइव ट्रैक कर सकता है। अब अगर कोई चीनी सैनिक तिब्बत में अपनी चौकी से बाहर भी निकलता है तो दिल्ली में बैठे अधिकारी उसकी गतिविधि को स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत ने इसके लिए इसरो के 9 नए निगरानी उपग्रह लॉन्च किए जो सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत की आंख बन गए हैं। दूसरी तरफ भारत ने मिजोरम और अरुणाचल की पर्वतीय घाटियों में स्वचालित डिफेंस डोम लगाए जो किसी भी मिसाइल या ड्रोन को सीमा पार करते ही हवा में ही खत्म कर देते हैं। यह वही तकनीक थी जो पहले केवल इजराइल और अमेरिका के पास थी, लेकिन अब भारत ने इसे अपनी जरूरतों के मुताबिक विकसित किया है। चीन के रणनीतिकारों को झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि भारतीय सेना अब सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के मोर्चे पर भी सबसे आगे है। ऑपरेशन अजेय भारत के दूसरे चरण में भारत ने नॉर्थ ईस्ट की आर्थिक धारा को मजबूत करने का फैसला किया। भारत ने मणिपुर से होते हुए थाईलैंड और वियतनाम तक हाई स्पीड ट्रांजिट कॉरिडोर पर काम शुरू किया। इसका मतलब यह था कि अब भारत के ट्रक, जहाज और ट्रेनें सीधे दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों तक पहुंचेंगी और चीन का वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट भारत की नई एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2.0 के सामने फीका पड़ जाएगा। बांग्लादेश, जो अब तक चीन के भरोसे विकास के सपने देख रहा था, वह अब भारत से फिर से जुड़ने के लिए उतावला दिखने लगा। उसकी नई सरकार ने भारत से आग्रह किया कि सीमा व्यापार फिर से बढ़ाया जाए और संयुक्त औद्योगिक जोन बनाए जाएं। भारत ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे नियमों पर। इसी बीच भूटान और नेपाल ने भी भारत के साथ संयुक्त सीमा निगरानी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे चीन की हर चाल पर चौतरफा नजर रखी जा सके। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत की सीमाएं अब केवल चौकियों की नहीं बल्कि स्मार्ट बॉर्डर जोन की बन गई हैं, जहां सैनिक, सेंसर और सैटेलाइट एक साथ काम करते हैं। और दोस्तों, जब यह सब कुछ हो रहा था, चीन के भीतर भी बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी अर्थव्यवस्था गिर रही थी, युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही थी और भारत की तेजी से बढ़ती कूटनीति ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अकेला कर दिया था। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक डिफेंस नेटवर्क के तहत नई साझेदारी की, जिसके केंद्र में अब भारत की तकनीक और नेतृत्व है। पाकिस्तान, जो चीन की छाया में छिपा बैठा था, अब अपनी अर्थव्यवस्था के बोझ तले दबने लगा। चीन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन भारत की समुद्री नीति ने उसे अरब सागर में भी रोक दिया। भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार से लेकर
लक्षद्वीप तक एक ब्लू शील्ड बना दी, जिसके भीतर भारत का हर जहाज सुरक्षित है और कोई भी विदेशी जहाज बिना अनुमति के उसमें दाखिल नहीं हो सकता। यह वही क्षण था जब दुनिया ने महसूस किया कि भारत अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि वह एशिया के नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत ने यह सब बिना युद्ध के, बिना खून बहाए, सिर्फ बुद्धि, तकनीक और आत्मविश्वास से किया। अब दुनिया में एक नया अध्याय लिखा जा रहा था, 21वीं सदी का भारत। दोस्तों, यह वही भारत है जो कभी अपनी सीमाओं को लेकर चिंतित था और आज उन्हीं सीमाओं को अपनी शक्ति का प्रतीक बना चुका है। अब अगर कोई देश भारत की ओर आंख उठाता है तो उसे यह समझना होगा कि भारत अब केवल जवाब नहीं देता, भारत अब पहले से तैयार रहता है। यह उस भारत की कहानी है जिसने अपनी हर कमजोरी को हथियार में बदला और अपनी हर लड़ाई को जीत में। जिस क्षण पूरी दुनिया सांस रोके बैठी थी, उस क्षण भारत ने इतिहास के पन्नों पर अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो आने वाले 100 वर्षों तक मिटाई नहीं जा सकेगी। ऑपरेशन पृथ्वी अस्त्र की गूंज जब पूरी धरती पर सुनाई दी, तब हर दुश्मन देश की नींद उड़ी हुई थी। भारत ने अपने धैर्य, संयम और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने गुप्त बंकरों में छिपकर कांपने लगे। चीन, जो अब तक पर्दे के पीछे से युद्ध को भड़का रहा था, सीधे मैदान में उतर चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत अब वैसा भारत नहीं रहा। यह वह नया भारत था जो न केवल जवाब देता है, बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देना जानता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी को जानकारी मिली कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के संयुक्त ठिकानों से चीन ने गुप्त रूप से परमाणु बम जैसी घातक सामग्री पहुंचाई है, तो उन्होंने देश की सर्वोच्च सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई। बैठक में सिर्फ 3 शब्द गूंजे, अब अंत करो। उसी क्षण पूरे दक्षिण एशिया का युद्ध समीकरण बदल गया। भारत ने अपने सबसे गुप्त और आधुनिक रक्षा तंत्र पृथ्वी अस्त्र को सक्रिय किया, जो न केवल मिसाइल रक्षा कवच था, बल्कि इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हमलावर प्रणाली भी जुड़ी थी। दुनिया के बड़े बड़े देशों के सैटेलाइट उस समय भारत के ऊपर नजर गड़ाए हुए थे, जब भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक दुश्मन के हर पोत को घेर लिया था। भारत की वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की झड़ी लगा दी और एक एक करके पाकिस्तान के टैंकों और बंकरों को ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रची थी, अब मदद के लिए चीन को पुकार रहे थे। लेकिन चीन की अपनी सेना लद्दाख के मोर्चे पर भारत की अग्निवीर डिवीजन के सामने टिक नहीं पा रही थी। सिर्फ 60 घंटे के भीतर भारत ने ऐसा नियंत्रण स्थापित किया कि संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक बुलानी पड़ी। पर भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, अब यह युद्ध नहीं, यह न्याय है। इस वक्त दुनिया देख रही थी कि कैसे एक लोकतांत्रिक राष्ट्र अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि शांति के लिए लड़ रहा था। भारत ने यह भी घोषणा कर दी कि इस बार वह न कोई कब्जा करेगा, न किसी का क्षेत्र छिनेगा, पर जो साजिश करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जब भारत की सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को जिंदा पकड़ लिया और उन्हें नई दिल्ली लाया गया, तब पूरा देश जयकारों से गूंज उठा। संसद भवन के सामने जब प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, तो हर शब्द बिजली की तरह देशभक्तों के दिलों में उतर गया। उन्होंने कहा, भारत की शांति को हमारी कमजोरी मत समझो। अगर कोई हमारी सीमा की तरफ आंख उठाएगा तो हम उसकी आंख ही नहीं, उसका इरादा भी मिटा देंगे। इस भाषण के बाद पूरे भारत में जनसैलाब उमड़ पड़ा। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक लोग तिरंगे के साथ सड़कों पर उतर आए। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना थी। चीन को जब एहसास हुआ कि उसकी चाल उलटी पड़ गई है, तब उसने अपनी सेनाओं को पीछे बुलाने का आदेश दिया। पाकिस्तान की सेना के कई अधिकारी भारत के सामने आत्मसमर्पण करने लगे और बांग्लादेश ने नई सरकार बनाने की घोषणा कर दी। अब दक्षिण एशिया का नया नक्शा बन चुका था, एक ऐसा नक्शा जिसमें भारत शक्ति का केंद्र था और दुनिया उसकी ओर सम्मान से देख रही थी। अमेरिका, रूस और फ्रांस ने भारत को विश्व शांति रक्षक की उपाधि दी। इस ऐतिहासिक घड़ी में जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा, भारत अब आत्मनिर्भर है, हम न किसी पर निर्भर रहेंगे, न किसी को निर्भर रहने देंगे, तो यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह नई विश्व व्यवस्था की घोषणा थी। इस विजय के बाद भारत ने यह भी कहा कि वह किसी भी देश से द्वेष नहीं रखेगा, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे 20वीं सदी की सबसे निर्णायक जीत कहा और इसी बीच भारत की जनता ने भी अपना कर्तव्य निभाया। हर व्यक्ति, हर परिवार ने सेना को सलाम किया, शहीदों को याद किया और एक नई ऊर्जा के साथ देशभक्ति की लौ फिर से जल उठी। अब भारत का नाम केवल एक देश नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन गया। साहस,
सत्य और सम्मान का। और दोस्तों, यही है इस युद्ध की असली कहानी, जहां साजिश, विश्वासघात और विनाश के बीच भी भारत ने दिखाया कि सच्ची ताकत बंदूक की नहीं, विश्वास की होती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या दुनिया फिर से भारत जैसी शांति शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करेगी? क्या अब कोई दुश्मन यह भूल जाएगा कि भारत को परखना कितना भारी पड़ सकता है? और क्या यह जीत आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगी कि एकजुट होकर हम किसी भी संकट को मात दे सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या अब भारत का यह नया अध्याय पूरी दुनिया को बदल देगा? अपने विचार हमें जरूर बताएं। और अगर आप भी मानते हैं कि भारत की यह विजय हर भारतीय के गर्व का क्षण है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हां, ऐसे ही सच्चे और दमदार विश्लेषण सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल TRB न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि TRB न्यूज हमेशा सच दिखाता है, न डर के, न दबाव के, बस भारत के सम्मान के लिए। जय हिंद।